ओके। हाँ बहुत अच्छी थी, थैंक यू। तुम ले गई थी नीचे, हम लोग गए नीचे, रखी हुई थी 3-4 चॉकलेट। मैंने कहा, खाओ पियो खुश रहो। हाँ एक उसमें गोल्डन कलर की भी थी, हमको मिली ही नहीं वो वाली, हमको ब्राउन वाली मिली थी। मैं सोचा दोनों तरीके की खा ले। रैपर चाहिए हाँ? चलो फिर ठीक। सर के साइड रखी थी तो मैंने कहा मालिक से पूछना पड़ेगा। चलो तो हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ा, हम लोगों ने फिनॉल पढ़ा, और आज आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि पीपीटी लिखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मैं कहा लिखी दे, साथ में लिखते हैं। चलो फाइन। सो द टॉपिक इज, आज हम लोग को ईथर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ईथर। चलिए हेडिंग डालिए। अच्छा हाथ कांप रहे हैं, पता है, क्योंकि ठंडा ही हो गया एकदम। ईथर। अब भैया ईथर दो तरीके का होता है, एक होता है आपका सिमेट्रिकल ईथर, और एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन के अगल बगल लगी हुई दोनों से दोनों चीजें डाई वैलेंट फंक्शन लोग ना, तो ये और ये सेम रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये और ये डिफरेंट रहता है। क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। तो एक हो गई आपकी सिमेट्रिकल ईथर और एक हो गई आपकी अनसिमेट्रिकल ईथर। अब बात करते हैं कि किसी भी ईथर में जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री से तो कम होता है, लेकिन 109.8 डिग्री से ज्यादा, दैट इज अबाउट 111 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कहेंगे दो बॉन्ड पेयर देखने को मिलेगा, दो लोन पेयर देखने को मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, और वी या बेंड शेप देखने को मिलेगा, वी या बेंड शेप देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इसकी बॉन्ड एंगल ऐसी क्यों है, क्यों इसका बॉन्ड एंगल 111 डिग्री है, तो इसके कुछ 3 पॉइंट है। सबसे पहला है, मेरा कैमरा छोड़ के बाकी कुछ भी गिरा सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, देखिए due to steric repulsion between alkyl group। जब मैं लिखता हूँ तो मुझे अपने पापा की बात याद आती है। मेरे पापा कहते तुम एकदम सामने बैठ खड़े होकर के लिखते हो, पीछे वाले को लिखता। मेरे पापा भी पढ़ते हैं, कभी कभी चेक करते रहते हैं, बस बुआ ना पढ़े किसी दिन। As the size of group as the size of alkyl group, as the size of alkyl increases, bond angle increases। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, देखिए ड्यू टू बेंट शेप ईथर। ठीक है, आर वी polar compound।
तो पोलर शब्द सुनते ही समझ में आ गया कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो होगा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि जो आपका जो ईथर है, जो आपका ईथर है और जो आपका हाइड्रोकार्बन है, तो भैया दिस इज इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो ये क्या होता है, तो कहेंगे सर दिस इज वीकली पोलर और दिस इज नॉन पोलर। ठीक है, डन। चले नेक्स्ट पेज पे चले। चलो लिखिए कुछ पॉइंट। ड्यू टू lone pair of electron, ether act as Lewis base। ether किसी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लुईस बेस की तरह, लोन पेयर की तरह। देखिए these react among all functional डाई एथाइल ईथर, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, एनेस्थेसिया है, लोकल एनेस्थेसिया की तरह हम इसको यूज करते हैं। ओके, चलो एक चीज होती है नेटेलाइट। नेटेलाइट क्या है? इट इज अ mixture of diethyl ether and ethanol। ओके, तो नेटेलाइट का आप लोग ने अगर नहीं भी जानते होंगे तो इतना सुना होगा कि आजकल लैब में पेट्रोल बनाने की बहुत बातें हो रही हैं ना, कि जो है अल्टरनेटिव फ्यूल बनाएंगे हम लोग, लैब में बनाएंगे। ये वही अल्टरनेटिव है पेट्रोल का। ठीक है, तो लिख लो इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। It is a substitute of petrol। ओके, डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन है, क्योंकि ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और कोई एक बहुत ही फेमस लुईस एसिड का नाम बताओ, ग्रुप 13 का एलिमेंट है और ग्रुप 13 का पहला ही एलिमेंट है, सेंट्रल मेटल है उसका, BF3। हाँ, बहुत ही फेमस लुईस एसिड है। तो लिखो C2H5O C2H5 और इसको ट्रीट किया हमने BF3। अच्छा, तुमको ये पता है कि इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है
दो बॉन्ड पेयर प्लस दो लोन पेयर वी शेप, और इसका तुमको देखते ही लुईस एसिड दिख रहा है, और अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 होगा, तीन बॉन्ड पेयर होगा, और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, ये साथ में है। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, तो C2H5 पहले कितना था, अब इसकी हाइब्रिडेशन देखो, ये अभी भी sp3 ही है, लेकिन तीन बॉन्ड पेयर हो गया, एक दो तीन, और एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर हो गया, ज्योमेट्री हो गई पिरामिडल। पहले क्या थी, वी शेप, बाद में पिरामिडल, लेकिन यहाँ पे देखो चार सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर sp3 हो गई ज्योमेट्री, चार बॉन्ड पेयर देखने को मिला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट। और ये क्या हो गया, टेट्रा हेड्रल, पहले क्या था प्लेनर, अब क्या हो गया टेट्रा हेड्रल। ठीक है, चलो दिस इज लुईस बेस, यहाँ लिख रहा हूँ लुईस बेस। हो गया, आगे बढ़े। ब्रॉन्स्टेड का बेस, आप जानते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, एचाइन डोनर, ब्रॉन्स्टेड एसिड, एचाइन एक्सेप्टर, ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, डन सर। हम बात कर रहे हैं जैसे सॉरी, इसको हम ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहेंगे क्योंकि एचाइन एक्सेप्टर है। डन, लिखो इन प्रिपरेशन ऑफ, पॉइंट बोलो, लिखो इन इन preparation of in preparation of Grignard reagent, Grignard reagent, in preparation of Grignard reagent, dry ether is used as inert solvent. Dry ether is used as inert solvent, and also peroxide, and also provide lone pair for
coordination to metal. This is alkyl halide, हमने दिया मैग्नीशियम और इनर्ट सॉल्वेंट था आपका ड्राई। देखो यहाँ पे लिखा ना इनर्ट सॉल्वेंट, आपका प्रोडक्ट बना 5 mg(x) और आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, आपको याद भी होगा क्या बन जाता था, रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन, या हम क्या कह सकते हैं इसको, एल्केन। हमने लिया एराइल हैलाइड, हमने लिया मैग्नीज, हमने लिया ड्राई ईथर, हमारा देखिए समझ आया। ठीक है, अब एक बात को समझो कि इन रिएक्शंस के दौरान ऐसा क्या होता है कि मैग्नीशियम हैलोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में आकर के लग कैसे जाता है। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सिचुएशन होती है, एक मतलब इंटरमीडिएट सिचुएशन का मतलब है कि वो बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होती है। तो आर जो है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है, यहाँ आकर के मैग्नीशियम और यहाँ आकर के लगा हैलोजन, और तुम्हारा जो C2H5 का होल ट्वाइस O, ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद पीछे बोली थी ना मैंने, कोऑर्डिनेशन टू मेटल लिखा था O C2H5, ये इस तरीके की कोई एक इंटरमीडिएट सिचुएशन बनती है और इसके बाद जाकर के वो प्रोडक्ट जो है हमें रिस्पेक्टिव एल्केन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके डन। चलो लिखो, चलो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कराएंगे। डन, चलो एक पॉइंट देखो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अच्छा जैसे एथाइल अल्कोहल हो सकता है, तो मिथाइल एथाइल ईथर भी हो सकता है ना, एथाइल प्रोपाइल ईथर हो सकता है, 5 कार्बन की अल्कोहल हो गई और 5 कार्बन की ईथर भी हो गई, तो सेम बात है। तो मिथाइल प्रोपाइल एथाइल प्रोपाइल ईथर जैसे हो गया, एक शब्द सुनो, और एक हो गया एथाइल अल्कोहल, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों के हर चीज़ सेम है। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है।
सवाल ये आता है कि दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आंसर है एल्कोहल का। किसका ज़्यादा होगा? सेम आइसोमेरिक फॉर्म है, फंक्शनल आइसोमर है, लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ईथर से। लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन ether due to intermolecular hydrogen in alcohols। अगर आपको इस चीज को समझना है तो बहुत एक सिंपल से लोग नहीं है, थोड़े से बुरे लोग हैं। तो एक एग्जांपल इस तरीके से है कि अभी एक शादीशुदा लोग बिग बॉस में आए। उसमें एक आदमी रहता है, उसकी 2 वाइफ होती है। मुझे उसका नाम नहीं पता, बट अरमान मलिक, हाँ। बस उसकी कहानी समझना। और हुआ क्या, सीन क्या था उसमें कि उस लड़की की नई नई शादी हो रखी होती है इस आदमी से। और इसकी जो दोस्त है, उसकी दोस्त उसके घर आती है, वो बुलाती है अपने दोस्त को, इनवाइट करती है घर में। मतलब वो आती है, फिर वो 1 2 दिन 4 दिन रहने के चक्कर में घर उसको अच्छा लगा होगा, तो उसने कुछ हिसाब किताब लगाया और वहीं फिर शादी करनी पड़ी उनको। अब आप अगर इस बात को समझ सकते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, तो वो घर में आपने अगर बिग बॉस में थोड़ा बहुत देखा होगा उन लोग को, तो कचड़ 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 चल रही होती है। मतलब कभी वो उससे नाराज, कभी वो बस जब रील बनाते हैं तभी वो लोग खुश रहते हैं, बाकी टाइम वो लोग बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में रहते हैं। कोई किसी को मारने के चक्कर में लगा रहता है वहां पे, ठीक है। अभी तो शायद एक और किसी की एंट्री हो गई है, आप लोग को शायद नहीं पता, बट अभी मैंने रिसेंट में ऐसे में स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा दिखा कि कोई तीसरा इंसान फिर से शादी, मतलब उसके पास कितना पैसा है मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अब वो पैसा आ कहाँ से रहा है, छोड़ो। और देखो, एक तरफ घर ही में अनस्टेबिलिटी है, दैट इज एक ही घर में, मतलब ना कहते हैं एक डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है। तो ये दोस्त, लड़की दोस्तों को बहुत सेंसिटिव होती है भाई, बहुत मामला बड़ा खतरनाक है। मैं लड़कों की बात बताऊं, लड़कों का सीन ये होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरा दोस्त, मेरी एक जूनियर, उन दोनों को एक दूसरे लोग समझ में आए। मेरा दोस्त कह रहा है भाई तुम इंस्टाग्राम पे तुमको रिक्वेस्ट भेजिए, तुम एक्सेप्ट काहे नहीं कर रहे हो। मैं कभी नहीं किया। मैंने कहा मान लो कभी कुछ हो जाए, क्या फायदा दोस्ती में, मतलब हम लोग तो देखते ही नहीं। तो हम लोग का बड़ा तगड़ा सीन होता है लड़कों का। लड़कियां देखो आई घर में उसके रहने, शादी कर ली। तो हाँ, मैं देखता हूँ लोग बताते हैं बॉलीवुड में ऐसी ऐसी चीजें होती है कि लोग पहले डिवोर्स कराते हैं, फिर उसके बाद उसी आदमी से शादी कर लेती हैं लड़कियां। जिस जिस लड़की अपनी दोस्त का डिवोर्स करा रही है, फिर उसी आदमी से खुद शादी कर ले रही है। तो मतलब ऐसे खतरनाक जिंदगी जीती है, खतरों के खिलाड़ी। दूसरा एग्जाम्पल, वो भाभी जी घर पे हैं, हमेशा का से सबसे बड़ा फेमस, देखो पूरा मोहल्ला खुश है। मतलब एक दो परिवार की वजह से पूरा पूरा मोहल्ला खुश है, कहीं घूमने नहीं जाना, सिर्फ वही रह रहे हैं। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ईथर में इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? चलो, कई बार ये वाला ऑर्डर बनाया ना, फिर से आज एक बार बना लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। हेलो एरिन नामक चैप्टर पढ़ाया था, तब भी बनाया था। यहाँ पर है दैट इज RCOOH। तो यहाँ पर क्या होता है, क्यों ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है? ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन, डाइमराइजेशन होता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? डाइमर। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी तुमने देखा। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का। यहाँ पर हमें क्या रीजन होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होता है
ether. It is a weak polar. ये बंगर सीमेंट वालों के दोस्त हैं, वीक वांडर वॉल। हाँ, वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बंगर अंगर सीमेंट नहीं, अंग्रेज आता है बोलता है कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अंग्रेज को हिंदी आ रही। तो यहाँ तक समझ में आ गया? नोट कर लिया बेटा, एग्जाम में आएगा। अरे सर अभी तो मैं सेटल हो रहा हूँ दिमाग से, तो मैं कोचिंग पहुंच तो गया हूँ। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की। किसकी आती है बात? सॉल्युबिलिटी की। तो चलिए देखिए solubility. तो देखिए ether are also soluble in water. Ether are also soluble in water due to hydrogen bonding with hydrogen bonding with water. सर मैं वीडियो देख लूं, मैं घर जा रही हूं। जाओ। मैं मम्मी की तबीयत खराब है। अरे जाओ घर हो जाओ, आराम से जाना बेटा। क्या बेटा? नोट करो नोट करो। आप उधर कोई बात नहीं, तुम पीपीटी देख के रीड कर लिया करो। हाँ यहाँ का नहीं बेटा। कोई बात नहीं बेटा, मतलब शौक है अपना अपना। जाएंगे दोबारा वीडियो खोलेंगे, दोबारा देखेंगे, दोबारा लिखेंगे। यहाँ तो मैं सुनने आती हूँ, देखिए सुन के कैसे याद होता है यार। तो हाँ मैं देश में बहुत नमूने भाई, मतलब alcohols are, मेरा एक स्टूडेंट था वो यहाँ रफ लिखता था, घर जाकर फेयर करता था, कहता था। हाँ अभी तक किताब कंप्लीट नहीं हुई उसकी। हम पूछ रहे थे बेटा बेचो उचोगे क्या? हाँ एक बार में कोशिश किया करिए कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एक बार में ही लिख लिया करिए। उससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा और आपको रिवीजन के लिए भी प्रॉपर टाइम मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा, है ना। चलिए तो लिखा है कि अल्कोहल जो होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं ईथर से, क्योंकि वहां पे जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी है वो ज्यादा होती है CO बॉन्ड से। ओके एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा अगर ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। द क्वेश्चन इज
Which of the following? Which of the following property is similar in which of the following property is similar in alcohol and ether? Which of the following property is similar in alcohol and ether? The option 1 is boiling point. Option 2 is bond angle. अच्छे क्वेश्चन है. Option 3 is polarity. And option 4 is CO bond. Which of the following property? Mars 2 आप समय से आए थे ना, मतलब टाइम से आए थे, आप तो क्लास में थे नहीं, ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा. चलो खड़े हो जाओ. वो बच्चा लेट आया, तुमको लेट आया. चलो बताओ, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अल्कोहल और ईथर की सिमिलर है? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ना नाहर. नाहर. अगला तुम ही हो, बताओ. बेटा अदर्श खड़े हो जाओ. ऑप्शन 3 अभी तुमने देखा कि ईथर इज वीकली पोलर और अल्कोहल की भैया, मतलब अभी हम लोगों ने बहुत पहले ही देख लिया था. अगर आप देखें तो मतलब तुम फीस दोगे अभी, सही से तुमको नहीं कर रहे, परेशान मत हो. तुम सुनो, तुमको दिखाई खाली यही अभी एक ऑर्डर बनाया था हम लोगों ने. ये ईथर पढ़ाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये ऑर्डर. हाँ ये ऑर्डर. तो देखो ये वीकली पोलर लिखा हुआ है और ये अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा. चलो हाँ तुम बताओ बेटा. हाँ कुछ बता रहे थे तो नहीं, वो आंसर नहीं है. ठीक है, तो पोलर वीकली पोलर है, वो तो हाईली पोलर है, पानी में सॉल्युबल है. बताओ. हाँ गुड. बेटा देखो, अगर मैं बात करता हूँ CH3OCH3, देखना. और अगर लिखा है CH3CH2OH, बात नहीं सिंपल. तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये बिल्कुल सिमिलर बॉन्ड है. तो इनकी जो बॉन्ड की लेंथ है, जैसे 1.54 होता था, 1.33 होता था, वैसे इसकी एक फिक्स्ड बॉन्ड लेंथ है. तो द राइट आंसर इज दिस. अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा किसका कम, तो कहेंगे सर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा ईथर से, है ना. सब सीख लो ना एक बार में. अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड एंगल का, तो ईथर का ज्यादा अल्कोहल से. अल्कोहल को देखो तो यहाँ पर sp3 और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री. ये देखो ना, ये कार्बन समझ में आ रहा है ना, ये कैमरा स्टैंड की तरह. ठीक है, 90 से ज्यादा और इतना ही होगा. और इसका कितना, 111 डिग्री आज पढ़ा था. तो पोलैरिटी की बात आई तो भैया वो वीकली पोलर है, ये हाईली पोलर है. अल्कोहल ज्यादा है ईथर. ठीक है, बैठ जाए. समझ में आ गया. द राइट आंसर इज दिस. चले, यही कुछ एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है. इसके अलावा एग्जाम में कोई खास फिजिकल प्रॉपर्टी ये पूछ नहीं रहे हैं. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीधे प्रिपरेशन रिएक्शन. क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हेडिंग डालिए प्रिपरेशन. अच्छा, कहीं पर हम लोगों ने अल्कोहल वाले चैप्टर या पीछे हेलोएल्केन हेलोएरिन में कहीं पर ईथर बनाया था क्या? याद करिए, विलियमसन सिंथेसिस. याद आया? तो बिल्कुल आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं दोबारा से. तो हेडिंग डालिए प्रिपरेशन.
तो सबसे पहला तरीका है विलियमसन। कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? हेलो एल्केनाइन। तो क्या दोबारा पढ़ाएं क्या? जाके देख लोगे, अभी मतलब नोट्स बनाए हो कि नहीं? अभी पढ़ाया ना हेलो एल्केन हेलोरीज। SN1 रिएक्शन इतना पढ़ाया था, SN2 पढ़ाया था, फिर SN2 के एग्जांपल में विलियमसन पढ़ाया था। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन थी। याद आया कुछ? तो क्या मैं दोबारा पढ़ाऊं या लिख दूं कि भैया जाके वही चैप्टर में पढ़ लेना? लिख दूं वहां पे? हाँ, और क्या, वही क्या कितनी बार पढ़ोगे एक ही चीज? फिर कहोगे नोट्स नहीं किताब बन गई। तो पहली बात तो याद रेफर हेलो एल्केन, ठीक है। कहाँ पर? SN2 मैकेनिज्म, है ना? मैं आप पर विश्वास कर ले रहा हूँ। हेलो एल्केन में ही लिखा है, हेलो एल्केन में नहीं है। चलो सेकंड लिखिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू, देखो कैसे एग्जांपल दिखा रहा है। मैंने लिया 2 मोल एथाइल अल्कोहल, तो अगर समथिंग लाइक दिस CH3 CH2OH, फिर से यहाँ पे रहा होगा HO CH2 CH3, ये देखो ये माइनस HO। तो डिहाइड्रेशन कराते हैं किसके लिए? साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर रखते हैं 140 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सी एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है और एक्सेस में है, एक्सेस में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईथर बना वो बना CH3 CH2OCH2 CH3, दिस इज डाई एथाइल ईथर। नाम सिंपल, अभी तो एक बेसिक रिएक्शन से सिखा रहे हैं। अब बात आती है कि कौन सा अल्कोहल सबसे तेजी से ये रिएक्शन देगा, है ना? अल्कोहल में तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं। तो टर्शियरी वाला आप लोग को याद हो तो हम लोग ने बताया था एल्कीन बना लेता था, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता था। सबसे ज्यादा तो अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल की, अल्कोहल की सही बात, तो तुम लोग तुरंत खुश हो जाते हो, मतलब पेड़ गिर गया भगवान माफ नहीं करेंगे। तुम लोग सेंटा क्लॉज के लिए भी बुरा सोच रहे हो। ऐसे साफ सुथरे नोट्स बनाओगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। हो गया? अब एक चीज तुम लोगों ने सुना होगा एक कुछ कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो एक बाई प्रोडक्ट होता है वही रिएजेंट की तरह काम करने लगता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक चैप्टर हुआ करता था मेटलर्जी, मतलब एस्टिमेशन डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, क्लास 12th में हुआ करता था, अब हटा दिया सिलेबस से। तो उसमें क्या होता था, ऑटो रिडक्शन करके एक रिएक्शन हुआ करती थी, मतलब उसका जो एक बाई प्रोडक्ट था वही रिएक्शन को दोबारा से रिएजेंट की तरह काम करने लगता था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूँ। डन? समझ में आ गया? चलो अब बात आती है, जैसे मान लो तुमने लिया एथाइल, अच्छा ये एक्सेस में लिया था,
और साथ में लिया तुमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर रखा तुमने 110 डिग्री सेल्सियस, तो डिहाइड्रेशन होगा, तो प्रोडक्ट पहले बनेगा C2H5HSO4 और फिर से इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो मुझको ऐसा लग रहा है ये C2H5 यहाँ से निकला और ये C2H5O साथ में आ गए और ये बन गया C2H5OC2H5 और देखो ये H प्लस और ये HSO4 माइनस, वापस से H2SO4 बन गए। क्या बन गए? और ये देखो यही H2SO4 रिएजेंट था रिएक्शन का, है ना, और ये वापस से चला जाएगा इसके पास, ठीक है, एंड दिस विल कॉज continuous etherification, will cause continuous etherification। तो एक थोड़ा सा रिएजेंट डालोगे रिएक्शन को शुरू करने के लिए, लेकिन उसके बाद तुमको कुछ अलग से रिएजेंट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। वैसे नहीं लड़ाई वड़ाई करानी हो तो थोड़ा सा बस इनिशिएट कर दो, उसके बाद तो बस वो ये कर लो बेटा, डन हो गया। अब हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में ही एक चीज मैंने एक बार पढ़ाई थी कि अगर आप जो है Ag2O के साथ किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसमें कंडीशन थी कि अगर मैं मॉइस्ट Ag2O लूंगा तो अल्कोहल बनेगा, और अगर मैं ड्राई Ag2O लूंगा तो ईथर बनेगा। मैं वहां पढ़ाया हूँ, लेकिन फिर से लिखवा दे रहा हूँ, दो सिंपल बेसिक रिएक्शन है, लिख लो, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई अल्काइल हैलाइड है और उसके साथ तुमने एक बार लिया मॉइस्ट Ag2 और एक बार लिया तुमने ड्राई ये तो सही है तुम्हारा, ये तुम क्यों करते हो, ये तो ऑलरेडी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का ही काम था। यहाँ बनेगा प्रोडक्ट अल्कोहल और यहाँ बनेगा ईथर, लेकिन हमेशा क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर। क्या बनेगा? अच्छा, इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। क्यों? अगर तुमने ऐसी गलती करी तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 प्रोडक्ट। तो जैसे यहाँ पर समझो कि तुमने ले लिया C2H5Cl और तुमने ले लिया मॉइस्ट Ag2O। देखो नाम एकदम सही लिखा है, यही का चैप्टर था, यही यहाँ भी पढ़ा है। तो यहाँ पर बना C2H5OH। अगर तुमने C2H5Cl ले लिया और ले लिया ड्राई Ag2O तो तुमको प्रोडक्ट मिला C2H5OC2H5। लेकिन अगर तुमने ले लिया CH3Cl, तुमने ले लिया C2H5Cl और तुमने ले लिया ड्राई Ag2। अब देखो होगा क्या, मतलब एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा सोल्यूशन के अंदर, कई सारे होंगे। तो एक ये और दूसरा भी ये मिल करके पहले बनाएंगे CH3OCH3,
ये भी बहुत सारा होगा, तो एक ये ही दो दो, एक ये और फिर एक ये मिल करके क्या बनाएंगे, C2H5O, C2H5। इसके बाद इन लोग कहेंगे आओ बहन हम दोनों आपस में, तो फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करने लगेंगे और क्या बनाएंगे, CH3O, C2H5। तो ये वाला तुम्हारा बन गया अनसिमेट्रिकल, अब ये दोनों तुम्हारा क्या बन गया, सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन प्रोडक्ट तो तीन बन गए ना, तीन प्रोडक्ट बन गए, कितने बन गए, तीन प्रोडक्ट बन गए। तो इसलिए रिएक्शन कभी भी जो है अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए यूज नहीं होती। तो लिख लो, if this reaction is not useful in preparation of unsymmetrical डन। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन देख ली, इसकी बेसिक रिएक्शंस देख ली। लिखो, इसके आगे लिखो, इसके आगे पॉइंट लिखो कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ mixture of three products. Mixture of three products. एक अल्फा गया, दो टर्म गया, क्या गया, इसका दूसरे का नंबर आओ, दो घटा होगा, इसी में जेड माइनस इक्वल टू साइन हुआ, समझ आ रही है, इसका दूसरे आओ माइनस करेंगे तो कितने मिलेगा, नहीं हो गया। चलो अगली प्रिपरेशन रिएक्शन है, लिखिए। हमने लिया अल्कोहल और इसको ट्रीट किया डाइएज़ोमीथेन से, CH2 इसे डाइएज़ोमीथेन। तो हमें क्या देखने को मिला, जो प्रोडक्ट है वो मिला, जो भी ये R है, अब यहाँ पर देखना RO, यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इस जगह पर आकर क्या लग जाएगा, इसका CH। अगर कुछ और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो हमने लिया अल्कोहल नहीं, हमने लिया फेनॉल, हमने लिया और सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पता क्या बनेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को नोट करिए, ये भी एग्जाम में आता है। तो हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन पढ़ ली, हम लोगों ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हम लोगों ने ईथर के बारे में बेसिक्स पढ़ लिए। अब हमें ईथर में क्या पढ़ना है, इसकी रिएक्शंस, है ना। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन। या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास से यहीं पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। समझ आया।